तो अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस में। तो यहाँ पे एक बार हम लोग एक जैसे जस्ट स्केच बनाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 3 मेन प्रोसेस है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। यही 3 मेन प्रोसेस है जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली यूरिन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जैसे देखो ये है तुम्हारा बॉमेंस कैप्सूल्स और ये हो गया रेनल ट्यूब। अल्टीमेटली इससे क्या निकलेगा, यूरिन बन के निकलता है। देख इसमें अंदर इस तरह से क्या गया था, एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स इस तरह से गया था और इधर से निकला था इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये है ई और ये है ए, एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये एफरेंट आर्टेरियोल निकल के आगे चल के पेरिट्यूलर कैपिलरी बनाता है। तो ये मान लेते हैं पेरिट्यूलर कैपिलरीज है। चलो इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें यूरिन फ्लो करेगा बनने के बाद। अब यहाँ से जो भी ब्लड का पोर्शंस जो यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, ब्लड गया, यहाँ पे सबसे पहले होता है फिल्टरेशंस। ये नंबर 1 है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशंस। फिर जब ये प्लाज्मा एक्चुअली में फिल्टर होगा तो इसमें प्लाज्मा आ जाएगा, ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होके फिर इस प्लाज्मा में जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन। और ब्लड में जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो यहाँ फिल्टर नहीं हुआ था वो सारा का सारा सिक्रीट हो जाएगा किसमें, वापस इसी रेनल ट्यूब में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये थर्ड प्रोसेस है सिक्रीशंस, ये थर्ड प्रोसेस है सिक्रीशंस, ठीक है। दैट्स अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, दैट रेनल ट्यूब्यूल्स और ये बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल्स के अंदर फिल्टरेशन होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशंस, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। यही 3 मेन प्रोसेस होता है। देख ग्लोमेरुलस फिल्टरेशंस को परफॉर्म्स करने के लिए ध्यान देना, देख यहाँ पे एक होता है तेरा प्रेशर्स होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसा ना था, फ्लूइड का अपना प्रेशर्स होता है, तो उस प्रेशर्स के वजह से यहाँ फिल्टरेशन होता है। उसी तरह से जो प्लाज्मा के अंदर सॉरी प्लाज्मा में जो प्लाज्मा है उसमें भी तो प्रेशर होगा, तो वो भी क्या करता है, इसको अपोज करता है तुम्हारा, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ब्लड में जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन भी इस फिल्टरेशन को क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो देख सबको एक एक करके देख, बोमेंस कैप्सूल्स के अंदर है तो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और यहाँ कैप्सूल है तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ब्लड इसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर्स। तो इसमें अल्टीमेटली जो ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन प्रेशर होगा, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन प्रेशर इक्वल टू क्या होगा तेरा, इसमें देख ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको अपोज कौन कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, प्लस ये अपोज कर रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स, ठीक है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसको अपोज करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन प्रेशर होता है, ये अराउंड 10 mm ऑफ Hg होता है, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। कैसे इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा सा निकालते हैं, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है इतना, तो उतना टेंशन लेना नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसी के वजह से ये अल्टीमेटली फिल्टर होगा, और फिल्टर होके यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म्स करेगा और प्लाज्मा आएगा, और इसी प्लाज्मा का रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होगा, तो फाइनली दैट टर्न इनटू द प्लाज्मा, टर्न इनटू द यूरिन में टर्न हो जाएगा, जिसमें यूरिया अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा तुम्हारा। जो कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें अब एक एक चीज को देखते हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर्स को तो यहाँ पे आ जाओ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस भी कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के लिए यहाँ पे 3 लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, शुरू में ही मैंने ये डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर्स कॉज द फिल्ट्रेशन, इसी को मैं बोल रहा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल रहा था, फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना 10 mm ऑफ Hg है, 10 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। और इसमें 3 लेयर कौन कौन से हैं, एक है एंडोथेलियम
ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दूसरा है बॉमेंस कैप्सूल्स, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इसका थिकनेस भी बोला था 0.2 mm होता है, ठीक है। और इसमें इन दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट। इसके बाद एक जो इपिथेलियल कौन सा, बॉमेंस कैप्सूल्स का, उसी को बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। और ये इस तरह से अरेंज होता है कि यहाँ पे एक छोटे छोटे स्पेस या माइन्यूट से स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, फिल्ट्रेशन पोर, ठीक है। और कैपिलरी के साइड मतलब एंडोथेलियम के साइड में होता है, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और इसी माइन्यूट से फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए हम उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल constituents of blood plasma except the protein, ध्यान रखना, passes onto the lumen of the Bowman's capsules। मतलब क्या 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 इसमें प्रोटीन्स, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा में एक्सेप्ट प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब कुछ कहाँ पे, बॉमेंस कैप्सूल्स में पास हो जाता है। और यहाँ पे करीब करीब ब्लड जो फ्लो होता है उसमें मैंने 1100 से लेके 1200 ml ब्लड आता है, 1100 to 1200 ml ब्लड। और उसमें से तेरा 1/5 नहीं, 1/5 नहीं, इसमें फिल्ट्रेशन होता है कितना भी, ये 20%, हाँ 20% अराउंड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाता है तुम्हारा। तो इतना ब्लड इज फिल्ट्रेटेड बाय द किडनी पर मिनट, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द वेंटिकल्स ऑफ द हार्ट। मतलब जो 5 लीटर है उसका 20%, 5 लीटर का, ठीक है ना, 5 लीटर का 20%, तो यही 20% निकालेंगे तो यही इतना आता है, 1100 से लेके 1200 के आसपास होता है तेरा इसमें, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। तो पर मिनट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, वही तो निकाल देता है ना हम लोग, कार्डियक आउटपुट। तो ये 5 लीटर के आसपास हो जाएगा तेरा इसमें, मिनट वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे देख, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर है तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट भी हम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, ये होता है तेरा 125 ml पर मिनट। और इस हिसाब से अगर फिल्ट्रेशन चलता रहा, ये फिल्ट्रेशन रेट है, याद रखना है हम लोगों को, कैलकुलेट नहीं किया, इसमें सीधे निकाल दिया गया है। अगर इस हिसाब से फिल्ट्रेशन चलता रहा तो एक दिन में करीब करीब 180 लीटर यूरिन बनेगा। तो ऐसा तो बनता नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या, 99% पार्ट जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, 99% पोर्शन जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख, अब इस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में अब आ जाते हैं, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, अब आता है दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशंस। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन किसका किसका कितना होता है वो चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले यहाँ पे देख, फर्स्ट पॉइंट रीएब्जॉर्प्शन में देख, 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट जो है आर प्रोड्यूस डेली, बट इसका 99% रीअब्सॉर्ब इन द रेनल ट्यूबल्स, सो द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना हो जाता है, 1.5 लीटर हो जाता है, 1.5 लीटर के आसपास। अब यहाँ से फिल्टरेट में से क्या क्या पोर्शंस एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, जो भी यूजफुल थिंग है, पहले बोला था ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम Na+ जो हो गया, आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब पैसिवली, ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन पैसिवली हो जाएगा, ठीक है। पैसिव, यहाँ पे इसको देख छोड़, देख यहाँ पे जो एरो है देखना ध्यान से, जैसे मान लो ये ट्यूब है, अगर इस ट्यूब से एरो दूर जा रहा है, दूर, तो इसका मतलब है री एब्जॉर्प्शन। और ये रीअब्जॉर्ब होके जा कहाँ रहा होगा, ये ब्लड में ही जा रहा है अल्टीमेटली। और अगर एरो इसके साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है सिक्रेशन, और ये सिक्रेट होके कहाँ से आ रहा, ब्लड से आ रहा होगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देख क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो सकता है, पीसीटी रीजन्स में, स्पेशली पीसीटी रीजन्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, NaCl है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, और इसमें सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है। और सिक्रीट क्या होता है, प्रोटोन है, H+ है, अमोनिया वगैरह होता है, ये सिक्रीट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो पीसीटी जो होता है ये अकेला पूरे रेनल ट्यूब्स का 70 to 80% जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म्स कर देता है।
पीसीटी रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, इन सब का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम से लाइंड होता है, पहले ही बोला था। पीसीटी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन, तो इसके लिए इंक्रीज करता है तुम्हारा, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम और पीसीटी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्सॉर्प्शंस। तो पहले बताया था कि पीसीटी रीजन्स में जो ब्रश बॉर्डर का नंबर होता है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। देन आते हैं लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में एक चीज ध्यान रखना कि जो डिसेंडिंग पार्ट है वो परमेबल होता है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इनपरमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसी तरीके से जो असेंडिंग पार्ट होता है ये इनपरमेबल होता है वाटर के लिए और ये परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब उल्टा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ओनली सिक्रीट हो सकता है, और एब्जॉर्ब होना भी होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इस डायग्राम से देख सकते हो, देखो यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब, यहाँ से NaCl रीअब्सॉर्ब, ठीक है ना। NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहा है, एरो दूर जा रहा है तो दूर मतलब रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसी तरह से DCT, तो ये भी क्या कहता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ पे ध्यान रखना कंडीशनल मतलब अगर ब्लड में सोडियम ज्यादा है वाटर ज्यादा तभी रीअब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। और लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में ध्यान रखना मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर टू द कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, ताकि यूरिन क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो उसके लिए क्या करता है तुम्हारा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो कलेक्टिंग डक्ट में हो जाता है। इट अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट द यूरिया into the medullary interstitium to keep up the osmolates, तो not only the urea but also the NaCls, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले में नहीं बोला था कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया लेफ्ट इनटू द किडनी, वो यही है। तो कलेक्टिंग डक्ट से जब फिल्ट्रेशन होता है तो इसमें से कुछ पोर्शन यूरिया निकलता है और ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही रह जाता है, साथ में कुछ NaCls वगैरह भी रहता है, तो जिसके वजह से यहाँ का ऑस्मोलिटी मतलब समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तुम्हारा इसमें, क्लियर है। इस चीज को ध्यान में रखना, आगे इसमें यूज करेंगे हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के टाइम पे। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ट्यूबुलर सिक्रेशन, अभी तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सिक्रेशन। तो इसमें देख सेल्स ऑफ पीसीटी डीसीटी मेंटेन द आयोनिक ग्रेडियंट बाई सोडियम पोटेशियम बैलेंस को एंड एसिडिक एसिड बेस पीएच बैलेंस। तो फॉर आयनिक बैलेंस कहने के लिए कह लो या एसिड बेस के पीएच को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं कुछ फ्लूइड को फ्रॉम कहाँ से, बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि प्रोटोन है H+, K+, ठीक है, और अमोनिया इनटू द फिल्टरेट एंड रीअब्सॉर्ब क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके लिए है, पीएच को मेंटेन करने के लिए या आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लास्ट इसमें कलेक्टिंग डक्ट, द कलेक्टिंग डक्ट आल्सो मेंटेन द पीएच आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सिक्रेशन ऑफ प्रोटोन और पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम आयन को सिक्रीट करके ये भी क्या करता है, आयनिक और पीएच बैलेंस करता है कलेक्टिंग डक्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिक्रेशन। तो ये तीन प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली इसमें से क्या होता है, यूरिन बनता है। अब आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। तो ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है एकदम पहले तो साफ साफ याद करने की कोशिश करते हैं कि ये वासा रेक्टा और नेफ्रॉन्स के बीच में बनता है। और ये वाला पोर्शन देख, इधर वाला जो पोर्शन है ये है कॉर्टेक्स और ये पूरा पोर्शन है मेडुला। मेडुला में दो रीजन बांटा है, आउटर मेडुलर और इनर मेडुला, ठीक है। और जैसे जैसे देखो डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे 300 मिली ऑस्मो पर लीटर से कॉन्सेंट्रेशन सीधे कितना 1200 मिली ऑस्मो तक पहुंच गया है तुम्हारा इसमें, 1200 मिली ऑस्मो तक पहुंच गया है तुम्हारा इसमें, ठीक है। देख अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प द कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन्स। उसके बाद दूसरा द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इनटू लूप्स, दैट इज हेनलेस लूप एंड तेरा ये वासा रेक्टा में जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा था थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसीलिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग क्या करें, काउंटर करंट कह रहे हैं। जैसे इस ग्राफ में देखो, एरो पे ध्यान दो, देखो ब्लड जो है वो इधर से ऐसे बह रहा है,
ठीक है, ये ब्लड है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड है, लेकिन यूरिन देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कंपेयर में ऊपर है तो ये नीचे है, और इसके कंपेयर नीचे तो ये ऊपर है, ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, और अल्टीमेटली ये कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, काउंटर करंट, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यू टू द काउंटर करंट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, ऑस्मोलिटीज क्या होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम कितना 300 मिली ऑस्मो से सीधे पहुंच जाता है कहाँ पे 1200 मिली ऑस्मो, मतलब कितना 4 टाइम, 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन, 4 टाइम यूरिन क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, 4 टाइम यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तुम्हारा इसमें। और दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय द NaCl और यूरिया, पहले ही बोला था ना, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, देखो यहाँ बोला था यूरिया प्लस NaCl, इनके वजह से यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पे ऑस्मोलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है तेरा इसमें, ठीक है, ऑस्मोलिटीज बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब NaCl जो है ये क्या है तुम्हारा, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेस, ठीक है, दैट एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज होता रहता है। देख इससे पढ़ के तो नहीं समझ में आएगा, देख यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आ गया है, जो काउंटर करंट है इन दोनों के बीच में बनता है, और यहाँ पे जो इतना ज्यादा ऑस्मोलिटीज है किसके वजह से है, तो यूरिया और NaCl के वजह से है। देख जब फ्लूइड फ्लो करना होता है, फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो इसमें देख यहाँ पे हाई ऑस्मोलिटीज है और यहाँ पे लो ऑस्मोलिटीज है, तो इसमें तेरा हाई का मतलब क्या हो गया, हाई ऑस्मोलिटीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तेरा आयंस ज्यादा है, ठीक है, और इधर आयंस कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयंस अगर ज्यादा है और इधर आयंस कम है, दैट मीन्स यहाँ वाटर कम है और यहाँ पे वाटर ज्यादा है, लो ऑस्मोलिटिक कंसेंट्रेशन में, तो इसके हिसाब से फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो देख आयंस का अगर होना होगा तो हाई टू लो, और इधर होना होगा तो लो टू हाई, इस चीज को ध्यान में थोड़ा रखना। देख ये दोनों एक्चुअली में एक साथ में रहता है, यहाँ पे दिख भलो नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों एक साथ में रहता है, क्योंकि देख ये अगर आया तेरा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, तो इसी के साथ में क्या रहेगा तेरा, ये वासा रेक्टा रहता है, वासा रेक्टा इसके साथ फ्लो करता है, तो जैसे मान लो जो चीज यहाँ से निकला वो इस ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। देख यहाँ पे तो सबसे पहले देख, अगर हम डिसेंडिंग लूप में जाते हैं तो ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, तो वाटर निकलता है, तो वाटर इसमें घुसेगा, ठीक है, वाटर इसमें जा रहा है, ठीक है, वाटर इसमें जाता है तेरा, इसमें कलर ही नहीं दिख रहा, वाटर इसमें जाने लगेगा तेरा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और इसमें से NaCl रिलीज हो रहा है तेरा, तो धीरे धीरे देख वाटर मिक्स होने के वजह से, देख यहाँ से वाटर मिक्स हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 80 से मैंने 800 से 600, और वाटर मिक्स हुआ तो 600 से 400, और वाटर मिक्स हुआ तो ये तेरा 400 से 300 हो गया, तो यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब इसमें देख यहाँ से क्या निकलता है, NaCl निकलता है, तो NaCl इसमें ऐड होगा, तो NaCl मिक्स होगा तो देख 300 से कितना हो गया 400, और NaCl मिक्स हुआ तो ये 400 से कितना हो गया 600, और NaCl मिक्स होगा तो 600 से 800, और 800 से ये फिर सीधा 1000 हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स कहते हैं। और अल्टीमेटली देख यहाँ से जब यूरिन निकलता है बाहर तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1200 मिली ऑस्मो, तो यहाँ से जब एंटर किया था ब्लड, मतलब प्लाज्मा जब एंटर किया था तो यहाँ पे कितना था 300 था, और फाइनली जब यहाँ से आउट होता है तो यहाँ पे कितना है 1200 होता है, मतलब ये कितना 4 टाइम इंक्रीज हो गया तुम्हारा, इसमें लिखा है ना। तो DCT and collecting duct produce urine 4 times concentrated than that of initial filter rate, that is 300 से सीधे 1200 मिली ऑस्मो होता है, और इस सब का क्रेडिट जाता है इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। देख एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद ये समझ में नहीं आ रहा हो तुम लोगों को, तो देख ये मान लेते हैं हम लोग का है DCT, ठीक है, ये DCT बोले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो इसमें यूरिन मूव कर रहा है, प्लाज्मा मूव कर रहा है नीचे से ऊपर, और इसके बगल में ये दूसरा वाला जो पोर्शंस है ये तेरा मान लेते हैं वासा रेक्टा का ब्लड वेसल्स, और इसमें ब्लड जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो ये किसके लिए परमेबल होता है, पढ़ा था हम लोगों ने पहले कि ये वाटर के लिए परमेबल होता है। तो वाटर निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वाटर निकल के यहाँ आ जाएगा। देख तो नीचे कितना है 1200 मिली ऑस्मो, और वाटर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये 600 मिली ऑस्मो, और वाटर ऐड होगा कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 300 मिली ऑस्मो। तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस वाटर क्या होता है, ये डाइल्यूट हो जा रहा है, तो 1200 से कितना हो जाएगा ये 300। सिमिलरली कलेक्टिंग डक्ट में जैसे मान लेते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या हो गया, दैट्स अ कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। और इसके बगल में ये वासा रिक्टा वाला ही पार्ट है, ब्लड कैपिलरी वाला, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये वाटर इसमें मिलेगा, तो देख इसमें फ्लो जो का डायरेक्शन है वो इधर ऐसे है, ठीक है, ये फ्लो ऐसे है, और इसमें फ्लो जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर है, ठीक है, यहाँ से। तो वाटर जब ऐड होगा तो ये देख 1200 से ये कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी देख 300 से क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो यूरिन निकलता है वो कितना 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म्स कह रहे हैं। क्लियर हुआ सबको, दैट्स अ काउंटर। इसी की वजह से यूरिन क्या होता है, ये 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, 300 से चला था और 1200 मिली ऑस्मो कॉन्सेंट्रेशंस हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है।